खैर मकदम है आपका बिग बुलेटिन में, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। तो इंतजार खत्म हुआ, तारीख मुकर्रर हो गई 18 दिसंबर को। अब यह तय हो जाएगा कि गुजरात का नया सरदार कौन होगा। 22 साल के शासन के बाद एंटी इनकम्बेंसी क्या बीजेपी पर भारी पड़ेगी? क्या गुजरात में कांग्रेस का 22 साल का सत्ता का वनवास राहुल गांधी गुजरात के 3 लड़कों अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल के सहारे इस बार खत्म करने जा रहे हैं? 9 दिसंबर और 14 दिसंबर को गुजरात के चुनाव 2 फेज में कराए जाएंगे और 18 दिसंबर को गुजरात की सभी 182 सीटों के नतीजे आ जाएंगे। बीजेपी तारीखी 150 सीटें जीतकर बड़ी जीत का दावा ठोक रही है। इस बीच कैशकांड के अहम किरदार नरेंद्र पटेल ने वरुण पटेल और गुजरात बीजेपी के प्रेसिडेंट जीतू वाघानी के खिलाफ एक पिटीशन गांधीनगर कोर्ट में दायर कर दी है ताकि इस मामले की तुरंत जांच शुरू हो पाए। तो उधर बीजेपी की आंखों की किरकिरी बने हार्दिक पटेल के खिलाफ एक पुराने मामले में गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। ट्रेडर स्टेट माने जाने वाले गुजरात में जीएसटी लागू होने के बाद बीजेपी के लिए यह पहला जनमत संग्रह तो है ही, तो गुजरात का रण इस बार बड़ा भीषण। और आज इसी पर होगी बात, इसी पर होगी बहस अपने तमाम खास मेहमानों के साथ। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। गुजरात असेंबली इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने किया तारीखों का ऐलान। क्या गुजरात में कांग्रेस बीजेपी को दे सकेगी शिकस्त? गुजरात में बीजेपी की होगी जीत, विजय रूपानी का दावा। किसको मिलेगी पाटीदार बिरादरी की हिमायत? कांग्रेस और बीजेपी दोनों दावेदार। तवील इंतजार के बाद आखिरकार आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ए.के. ज्योति ने गुजरात असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर ही दिया है। गुजरात असेंबली के लिए कुल 182 सीटों के लिए 2 मरहलों में वोट डाले जाएंगे। पहले मरहले में 19 अजला और 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे मरहले में 14 अजला और 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। गुजरात में 2 मरहलों में होंगे इंतखाबात। 14 नवंबर से शुरू होगा पर्चे नामजदगी का सिलसिला। 9 दिसंबर को 79 सीटों पर पहले मरहले के लिए डाले जाएंगे वोट। 14 दिसंबर को 93 सीटों पर दूसरे मरहले के लिए डाले जाएंगे वोट। 18 दिसंबर को गुजरात असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती और नतायज। आज से गुजरात में ज़ाब्ते अखलाक लागू। There are total 182 seats in the Assembly of Gujarat. The polling would be conducted in 2 phases. Date of counting will be 18 December for both the phases. गुजरात कांग्रेस के इंचार्ज अशोक गहलोत का कहना है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी के साथ इंतखाबी मैदान में उतरेगी। वहीं गुजरात असेंबली इंतखाबात का वजीर आला विजय रूपानी ने खैर मकदम किया है। विजय रूपानी का कहना है कि इलेक्शन में हमारी जीत होगी और हमारी ही हुकूमत बनेगी। हम आरोप लगाते थे राज्यसभा चुनाव के वक्त में कि बीजेपी की सरकार, उनके मुखिया लोग विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, हॉस्टेलिंग कर रहे हैं एक चीज जीतने के लिए। अमर पटेल की किस प्रकार पुलिस प्रशासन का दबाव था उनके ऊपर, उनको ऑफर किए गए 5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़। उनकी पोल कल रात को खुल चुकी है। जब 10 लाख रुपए के नोट बताए गए मीडिया के सामने, किस प्रकार नरेंद्र पटेल को दिए गए 1 करोड़ का वादा किया गया, तो जो हमने आरोप लगाए थे वो कल सही साबित हो गए हैं। हम स्वागत करते हैं, तैयार है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम 3/4 यानी कि 3/4 मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिन में अच्छी सरकार बनाएगी। पाटीदार लीडर हार्दिक पटेल ने गुजरात असेंबली के लिए तारीखों के ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा कि जीत गुजरात के अवाम की होगी। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पाटीदार रिजर्वेशन देने का वादा करती है तो पाटीदार बिरादरी कांग्रेस की हिमायत करेगी। दोनों पार्टी को बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ, गुजरात जीतेगा। लेकिन आप किसके साथ जाएंगे? क्या वो मैं तय कर लूंगा, समाज के साथ तय कर लूंगा, समाज को आगे रखकर करूंगा। मुझे कोई पार्टी में जुड़ना नहीं। सही है, अगर कांग्रेस पार्टी हमारे मुद्दे का करेगा तो हम उनको समर्थन। नहीं, हमारी डिमांड है कि आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी उसमें समर्थन करती है तो हम बिल्कुल उनके साथ रहेंगे। 18 दिसंबर को काउंटिंग होगी और उसमें गुजरात का कांग्रेस का भव्य विजय होगा। भारतीय जनता पार्टी, ये हमारे गुजरात के युवा नेता हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवानी, उनको धिक्कारते हैं, नकारते हैं जैसे वो गुजरात के बेटे ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है नवसर्जन गुजरात, कांग्रेस आवे छे, खुश रहे गुजरात। આટલી જૂની કોંગ્રેસ, મૂળ કોંગ્રેસ ક્યાં? ગુજરાતના કોંગ્રેસના નેતાઓ ક્યાં? એનું નેતૃત્વ ક્યાં?
એમણે કરેલા કામો ક્યાં, આ બધું જ દિશાવિહીન, नेतृत्वविहीन। गुजरात असेंबली इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के साथ ही इलेक्शन कमीशन पर होने वाली तनकीदों का सिलसिला थम गया है। गुजरात में जहां बीजेपी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस को गुजरात में पाटीदार बिरादरी की हिमायत की उम्मीद में अच्छे दिन नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तो गुजरात का रण इस बार बड़ा भीषण। बहस के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुधांशु मित्तल साहब मौजूद हैं, सीनियर स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टी के। सुलेमान मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्सपर्सन कांग्रेस पार्टी के। अमीर हैदर जैदी साहब CPI के सीनियर लीडर, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। आम आदमी पार्टी जो 50 सीटों पर गुजरात में चुनाव लड़ रही है, उसके नेशनल स्पोक्सपर्सन विवेक यादव साहब हमारे साथ इस स्टूडियो में बहस में शामिल हैं। इसके अलावा दिनेश बाबनिया जो कि पाटीदार समाज के नेता हैं, वो हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। और खालिद अनवर सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा होंगे। थोड़ी देर में आप उन्हें स्क्रीन पर देखेंगे। सुधांशु मित्तल साहब, पहला सवाल आपसे, ये जो बड़ा दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि 3/4 बहुमत से हम सरकार बनाएंगे, 150 सीटें लाने का आप दावा कर रहे हैं, जब नरेंद्र मोदी को सीएम कैंडिडेट घोषित करके एक तरह से चुनाव लड़ा गया, तब तो 120 सीटें आई। अब जबकि अल्पेश ठाकुर भी हैं, हार्दिक पटेल भी हैं, जिग्नेश मेवानी भी हैं, राहुल गांधी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी अंदर अंदर काफी डरी हुई है, तब आप 150 सीट का दावा कर रहे हैं, किस आधार पर? मैं पहले तो एक आपका कथन ठीक कर दूं। पिछली बार जब यहां चुनाव हुआ था, तब नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री का प्रत्याशी घोषित नहीं करा गया था, तो वो तो गलत है। अब बच्ची कि हम लोग इस समय चुनाव का दावा क्यों कर रहे हैं। तो अगर आपने कल ही एक्सेस का सर्वे देखा हो, तो आपने देख लिया हो कि हमें कितनी सीटें मिल रही हैं। एक्सेस के बारे में ये और कह दूं कि पिछले 8 सर्वे जो सर्वेक्षण इन्होंने करे हैं, 8 मैं एक सेकंड खत्म, मैं एक बात अपनी रख लूं ना, बात रख जी। पिछले 8 सर्वेक्षण जो इन्होंने करे, 8 के 8 इन्होंने सही करे। यहां तक कि दिल्ली में इन्हें हमें हराया था, हम हारे थे। जरा आप चुप रहिए, थोड़ा तहजीब दिखाइए। आप सभ्य व्यक्ति हैं, असभ्य तरीके से चर्चा नहीं करनी चाहिए हमें। तो और बिहार में इन्होंने हमें हारा हुआ दिखाया था और हमारे थे। मैं पूछ रहा था एहतियात, कल जो इन्होंने दिखाया है वो गुजरात की असली स्थिति का बयान करा गया। आप बहुत ही मुझे लगता है असभ्य तरीके से चर्चा में बात कर रहे हैं। आपके जब मौका है अपनी बात रखिएगा, तब तक मुझे मेरी बात रखने दें। प्रश्न ये है कि अब आपने कहा राहुल गांधी जी, उन्होंने कहा राहुल गांधी जी जो है उनके साथ, तो अब किराए के भुजंग लेके, अगर अपने बाहों पे जब भरोसा नहीं है तो किराए के भुजंग लेके आप सोचे कि आप जीत जाएंगे, तो थोड़ा हास्यप्रद लगता है। और कांग्रेस की स्थिति देखिए, कांग्रेस के 5, 10 साल, 15 साल, 20 साल का जितना नेतृत्व था गुजरात में, वो सब गौड़ हो गया है। अब इनको ये नए चेहरे दिख रहे हैं। इनके बारे में भी जरा मैं कह दूं। अब आपने कहा हार्दिक पटेल, जो हार्दिक पटेल आरक्षण के मुद्दे पर जनता के सामने गए थे, पाटीदार समाज के साथ गए थे, आज वो क्या मुद्दा लेके पाटीदार समाज के सामने कहेंगे कि कांग्रेस को वोट दें। जहां तक पाटीदार समाज का सवाल है, भाजपा ने जितना पाटीदार समाज का साथ दिया उतना तो किसी ने नहीं दिया। आरक्षण के मुद्दे पर क्या राहुल गांधी स्पष्टता से कहेंगे कितना साथ दिया? मित्तल साहब, वो तो हमने देखा, आंदोलन जो तमाम हुए उनको किस तरह से दबाया गया। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप पूरी तरह से हार्दिक पटेल की चुनौती को, जिग्नेश मेवानी की चुनौती को, अल्पेश ठाकुर की चुनौती को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं? क्या आप ये बात डंके की चोट पर कह सकते हैं कि बीजेपी ने इन्हें अपने खेमे में लाने की कोई कोशिश नहीं की? आज जब ये छिटक कर कांग्रेस के पाले में जा चुके हैं, तब आप उन्हें यह बता रहे हैं कि भाई इनका तो कोई वजूद ही नहीं है। हकीकत यह नहीं है क्या? मैं इनकी चुनौती को इसलिए खारिज कर रहा हूं कि जिस विषय को लेकर आंदोलन करा था, उस विषय को आज ये त्याग चुके हैं। इन्होंने आरक्षण के मुद्दे पे आंदोलन करा था, और क्या राहुल गांधी पाटीदार समाज के आरक्षण देने की घोषणा करेंगे? क्योंकि जब ये घोषणा करेंगे तो ओबीसी समाज और एससी समाज
उसके प्रति जो है वहां पे प्रतिक्रियाएं होंगी, वो उस चीज को करने का साहस रखेंगे? नहीं रखेंगे। जब वो आरक्षण के मुद्दे पर बिना किसी वचन लिए हुए कांग्रेस का समर्थन करेंगे तो वो कैसे? हमारे साथ मौजूद है मित्तल साहब। मित्तल साहब, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाया है। सुलेमान, मुझे ये बताइए कि आपकी पार्टी ये मानकर चल रही है पूरी तरह से, अल्पेश ठाकुर को अगर हम एक परे रख देते हैं, क्योंकि अल्पेश ठाकुर तो पहले कांग्रेस में थे, फिर उसके बाद वो फिर आपके साथ आ गए, ओबीसी वोट बैंक पर बड़ा कब्जा उनका माना जाता है। अल्पेश ठाकुर को अगर इतर रख दें, हार्दिक पटेल जो कि लगातार पाटीदार समाज के लिए आरक्षण की बात कर रहे हैं, उनको आप कैसे अपने खेमे में गिन रहे हैं? क्या हार्दिक पटेल जिस तरह के आरक्षण की डिमांड कर रहे हैं, जिग्नेश मेवानी जो बात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी ने उनकी मांगे मान ली हैं? ये लोग अब आपके पाले में आ चुके हैं, ये मान लिया जाए? देखिए समीर साहब, ये तो गुजरात के कास्ट पॉलिटिक्स या जो समीकरण हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, उस पर आप बात करें, उससे बड़ी बात मैं पहले करना चाहूंगा। देखिए, जमहूरी निज़ाम में जब चुनाव हो, जब इंतखाबात होते हैं किसी भी स्टेट के या केंद्र में चुनाव होंगे जहां पर भी, तो लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। अभी आज इलेक्शन कमीशन ने चुनाव डिक्लेयर किया, गुजरात का असेंबली इलेक्शन डिक्लेयर किया, उसका हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने वेलकम तो किया, पहले आपने इलेक्शन कमीशन पर ही सवाल खड़े कर दिया। मैं अगला सवाल उन्हीं पे खड़ा कर रहा हूं। अच्छा, आज तो कर दिया, तो उसके लिए हम बहुत खुश हैं जी। लेकिन सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जब डिक्लेयर करा तो वजह यह बताई देर से डिक्लेयर करने की चुनाव, क्योंकि 2 हफ्ते पहले हिमाचल का चुनाव उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। पिछली बार एक साथ चुनाव डिक्लेयर हुआ था, आगे पीछे काउंटिंग हुई थी और एक साथ आगे पीछे पोलिंग हुई थी और एक साथ काउंटिंग हुई थी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि काउंटिंग ऑफ वोट्स की डेट डिक्लेयर हो गई, लेकिन गुजरात के चुनाव की डेट डिक्लेयर नहीं हुई। तो उन्होंने उसकी वजह ये बताई इलेक्शन कमीशन ने कि क्योंकि गुजरात में बाढ़ आई हुई थी और बाढ़ का काम चल रहा था रिहेबिलिटेशन का, इस वजह से डिक्लेयर करने में देर हुई। बाढ़ आई थी जुलाई 2017 में, और जब पूछा गया और कमिश्नर से इंक्वायरी हुई, जिन 7 जिलों में बाढ़ आई थी, जिसमें एक जिला बहुत ज्यादा इफेक्टेड था, उन्होंने कहा सारा सिविल वर्क पूरा हो गया था, थोड़ा बहुत कंपनसेशन जाना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो रिहेबिलिटेशन का काम था ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है 3 हफ्ते पहले। बात यह है समीर भाई, जुलाई के महीने में राज्यसभा का चुनाव था गुजरात की 3 सीटों के लिए। कुल मिलाकर आप अपने आरोपों पर कायम हैं। इलेक्शन कमीशन पर जो आरोप लगाए गए समीर भाई, कि भाई जानबूझकर डेट टाली गई, गुजरात की सरकार, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पर जाएं और योजनाओं का ऐलान कर सकें, उस पर कायम है ना? नहीं, उसके आगे भी कह रहा हूं मैं। गुजरात की सरकार जुलाई में जो सैलाब आया था, उसके लोगों के रिहेबिलिटेशन की जगह एमएलएस की खरीद फरोख्त में लगे थे। 14 कांग्रेस के विधायक खरीदने की कोशिश करी गई, जिन्होंने मना कर दिया। 3 लोगों के नाम सार्वजनिक करूंगा जो उस वक्त भी हमने करे थे, और उन्होंने आगे कहा था पूना भाई गामित जी, मंगल भाई गामित जी और ईश्वर भाई पटेल जी, इन तीनों ने ये बात कही कि हमें पैसे ऑफर हुए, लेकिन हमने रिजेक्ट कर दिए। उसके बाद भी भाजपा को, वो पुरानी बात है, अब तो नरेंद्र पटेल की बात कीजिए ना, पड़ा नरेंद्र पटेल की बात कीजिए ना, वो 10 लाख रुपए, आगे मैं वही कहना 10 लाख रुपए किसने दिए, कौन कराएगा जांच, इसकी तो डिमांड होनी चाहिए ना। नरेंद्र पटेल ने टेलीविजन पे आके सार्वजनिक तौर पे सबके सामने ये बात कही कि हमें 1 करोड़ रुपए ऑफर किए गए। वो जो पट्टीदार लीडर उनके वहां चले गए, क्या नाम है उनका, वरुण पटेल, उन्होंने 10 लाख रुपए बयाना दिया, और बचे हुए 90 लाख रुपए 23 अक्टूबर को आना थे, और जांच के लिए उन्होंने याचिका डाली है। तो भाजपा ये जवाब दे, जो प्रधानमंत्री वजीर आजम मुल्क के ये कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पूरा भ्रष्टाचार का माहौल बना हुआ है गुजरात में। और सुधांशु भाई, एक जवाब और मुझे दे देना। नहीं सुलेमान, मैं आऊंगा आपके पास। दिनेश बाबनिया हमारे साथ जुड़ गए, पाटीदार समाज के नेता, हार्दिक पटेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिनेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हार्दिक पटेल का अभी कुल मिलाकर स्टैंड क्या है? राहुल गांधी के साथ उनकी मीटिंग हुई नहीं हुई, यह उनका पर्सनल मामला है, मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन हार्दिक पटेल का स्टैंड क्या है? क्योंकि यह बात सामने आ रही है, वरुण पटेल जो अब आपका दामन छोड़कर बीजेपी के पास जा चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी ने तो हमारी सारी मांगे मान ली, अब किस बात का आंदोलन, अब किस बात की नाराजगी? तो आपके आंदोलन का क्या हुआ, अब क्या करेंगे? देखिए, हमारा स्टैंड, हार्दिक पटेल का स्टैंड क्लियर है कि हम बीजेपी को गुजरात से हटाएंगे। हटाने की वजह भी ये है कि पाटीदार लीडर जब आंदोलन कर रहे थे, पाटीदार हम आरक्षण को मांग रहे थे, तब हमारे ऊपर अत्याचार किया गया, हमें गोलियां मारी गई, हमारे 9 युवाओं को शहीद किया गया। टोटल मिलाकर 14 युवाओं ने आरक्षण के पीछे जान दे दी है, शहीद हुए हैं।
ये भारतीय जनता पार्टी ने हमारी माँ बहन को गालियां दी है, हमारे घर में घुस के हमें लाठीचार्ज किया है, 307, 395 जैसी कलमें हमारी माँ बहन दिकरियों के ऊपर लगाई है। हम बीजेपी के अगेंस्ट में इसलिए है, हमें आरक्षण की बात करनी थी, हमसे आरक्षण के लिए चर्चा विचारना थी, उसका समाधानिक रास्ता निकलना था, लेकिन इन लोगों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया है। दूसरी बात यह है कि दामन छोड़ दिए, दामन नहीं छोड़े, दामन छोड़े, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये लड़ाई जो आरक्षण मांग रहे हैं ये पूरा समाज मांग रहा है, न हार्दिक पटेल मांग रहा है, न दिनेश पटेल मांग रहा है, न वरुण पटेल मांग रहा था, ये पूरा समाज मांग रहा है, पूरी एक कम्युनिटी मांग रही है। तो आरक्षण के मामले में अगर कांग्रेस की बात भी छोड़ी जाए, हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारी बात नहीं मानी। दूसरा, हमारा हक बनता है, 25 साल से हमने भारतीय जनता वरुण पटेल के दावे को खारिज कर रहे हैं ना पाटीदार लीडर्स, बीजेपी ने आप लोगों की खारिज कोई कर रहा मांग हूं। नहीं मानी। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं नहीं, हाँ मैं उसी बात पे जा रहा हूं 1 मिनट के लिए। लास्ट मंथ में डिप्टी सीएम ने डिक्लेरेशन किया था कि 10 दिन के अंदर जो आपके शहीद परिवार है उसको 35 लाख रुपया मुआवजा मिल जाएगा, उसको नौकरी की व्यवस्था कर दी जाएगी। आज 1 महीना हुआ, एक भी रुपया पहुंचा नहीं है। आज भी मैंने वरुण पटेल को सुबह डिबेट में पूछा कि पैसे कब पहुंचेंगे, तब उसने बताया कि मैं आज शाम को गवर्नमेंट को पूछूंगा और बाद में मैं बताऊंगा। उसी दिन जब ये समाधान की बात हुई थी, उसी दिन वरुण पटेल हमारे साथ में थे। वरुण पटेल ने ही सवाल किया था डिप्टी सीएम को कि हमें टाइम दीजिए, कौन पैसे की जिम्मेवारी लेता है वो बताइए। तब नितिन भाई डिप्टी सीएम ने बताया था कि मैं नितिन पटेल, ठीक है, यानी मांगे कोई नहीं मानी गई है, लेकिन वरुण पटेल अब क्योंकि बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, इसलिए उनके स्वर बिल्कुल बदल चुके हैं। दूसरी बात, 13 अक्टूबर को वो मेरे साथ इसी शो पर मौजूद थे, तब वो बीजेपी की बत्तियां उड़ते हुए नजर आ रहे थे। अब उनके स्वर बिल्कुल बदल गए, पहले वो 50 सीटों की बात कर रहे थे, अब वो भी 150 की बात करने लगे। बहरहाल विवेक यादव साहब हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक यादव साहब, ये बताइए आम आदमी पार्टी का क्या रोल होने जा रहा है? ये अभी थोड़ा कंफ्यूजन है इसको लेकर, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर आप 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं तो एक तरह से आप बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, कांग्रेस के वोट काटेंगे आप, या फिर कोई बड़ी भूमिका देख रहे हैं आप वहां पर अपनी पार्टी की? देखिए समीर भाई, ये सुविधा की राजनीति करने वाली दोनों पार्टियां हैं और अपनी सुविधा के अनुसार कभी कोई बीजेपी की बी टीम बता देता है, कभी कोई कांग्रेस की बी टीम बता देता है। हकीकत तो ये है कि इनकी नाकामियों से उपजे हुए एक राजनीतिक दल ने जिस तरह से 5 साल का अपना सफर किया है, एक प्रदेश में 2-2 बार सरकार बनाई, इन दोनों को साफ करके, और एक प्रदेश में लीडिंग अपोजिशन है, तो इनका भय है, इनको खतरा है आने वाली राजनीति। तो दोनों मिलकर के इस तरह का प्रोपेगेंडा बनाना चाहते हैं कि कभी बीजेपी की बी टीम, कभी कांग्रेस की बी टीम। मैं आपसे बताता हूं कि आम आदमी पार्टी चूंकि एक राष्ट्रीय स्तर पे अपनी संगठन को बढ़ा रही है और बढ़ा रही है, अगर हमें बीजेपी का साथ देना होता तो कांग्रेस को हराने के लिए हम पूरे 180 सीटों पे चुनाव लड़ते, सारी सीटों पे चुनाव लड़ते, हम 11 या 12 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ते। दूसरा यह है कि वहां की जनभावना जो है वो बीजेपी के पूरी तरह खिलाफ है और हम उन सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं जहां पे कांग्रेस का कहीं कुछ है भी नहीं, हम भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। अच्छा। दूसरा, सत्ता में आना ही केवल एक विकल्प नहीं होता राजनीति में, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करने में जब बीजेपी के सामने कांग्रेस फेल है, हमारे 11 लोग और 12 लोग अगर जीत के वहां पहुंचते हैं तो वो पर्याप्त होंगे। जैसे सदन के अंदर हमारे 4 सांसद आवाज उठाते हैं, भगवंत मान को चौकाट में आप बैन कर देते हैं, उनका काम आसान से अगर ये आवाज उठाएं, गुजरात एक नहीं, उनका काम आसान करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम केवल अपनी जहां संगठनात्मक दृष्टि से मजबूत हैं, उन 11 सीटों पे जहां हमारे लिए संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को तलाशते हुए, चूंकि हमारे पास देखिए बहुत सारे संसाधनों का अभाव है, पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, तो सीमित संसाधनों में जितना हम अच्छा कर सकते हैं वही कंक्रीट करने का प्रयास ये किए है कि गुजरात में हम इस तानाशाही राजनीति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें और धीरे धीरे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हम जाएंगे, अन्य प्रदेशों में भी जाएंगे। ठीक है, अमीर हैदर जैदी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, ये जो गुजरात के 3 लड़कों का बार बार जिक्र हो रहा है जो इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी का सबब बने हुए हैं बीजेपी के लिए, क्या आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी कम करके आंक रही है? अभी भी इनका जो जनाधार इस वक्त हमें नजर आ रहा है या जिसकी बातें हो रही हैं इस वक्त गुजरात के अंदर ग्राउंड पर, क्या अभी भी कम करके आंका जा रहा है क्या समीर आंदोलन से निकले हुए इन 3 लड़कों को? समीर भाई, पहले गुजरात मॉडल के नाम पर पूरे मुल्क को धोखा दिया। आज गुजरात का चुनाव गुजरात मॉडल पे लड़ा ही नहीं जा रहा है, और गुजरात मॉडल पे बीजेपी क्यों नहीं गुजरात का चुनाव लड़ती, समझने के लिए
कोई ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है बुद्धि की, वो सब गुजरात की जनता बता रही है। गुजरात की जनता और गुजरात के ये 3 लड़के गुजरात मॉडल पे मोदी जी पे भारी पड़ रहे हैं। मेरा एक सवाल और बनता है कि चुनाव की घोषणा होने से पहले एक प्रोसेस हुआ कि पार्टी पटेल समुदाय के ऊपर जो आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज किए गए थे उन्हें चुनाव की घोषणा से पहले वापस लेने का काम शुरू हुआ ताकि पटेल समुदाय बीजेपी की गोद में चला जाए। लेकिन जैसे ही ये पता चला कि पटेल समुदाय बीजेपी की गोद में नहीं जाएगा, कांग्रेस के ऊपर तो ये आरोप लगता था कि साहब ये सीबीआई का दुरुपयोग करती है। यहां तो मुझे अदालत का भी दुरुपयोग होता हुआ नजर आ रहा है। आज ही हार्दिक पटेल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो जाता है, तो ये भी गुजरात की जनता देख रही है। और दूसरे ये हार्दिक पटेल, जिग्नेश और अल्पेश ठाकुर से इतने घबरा गए हैं कि इनकी तुलना हाफिज सईद से कर दी जाती है। तो ये भी एक सोचने की बात है कि देश के जो आंदोलनकारी लोग होंगे या जो संघर्षशील लोग हैं, जो जनता की आवाज उठाएंगे, जब वो चुनाव में किसी पार्टी के समर्थन में जाएंगे, क्या उनकी तुलना आतंकवादी से करना कहां तक उचित है? ये तो गुजरात की जनता, कोई भी जायज नहीं ठहराएगा। ये तो गुजरात की जनता जवाब देगी। ज़्यादी साहब, एक होता है सामाजिक आंदोलन और एक होती है राजनीतिक लड़ाई। अगर ये तमाम लोग, आपको नहीं लगता कि अगर सामाजिक आंदोलन के नाम पर जिस तरह से इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और अपने हक में किया, वो अगर पहले लोगों को पता होता तो आज ये बात नहीं निकलकर सामने आ पाती? आज ये आरोप नहीं लगते कि भाई सामाजिक आंदोलन के नाम पर आपने अपना एक बेस बनाया और फिर आप राजनीतिक पार्टी से टिकट के लिए आगे? देखिए, अल्पेश ठाकुर के अलावा कोई भी कांग्रेस के अंदर ज्वाइन नहीं किया, ना हार्दिक पटेल ने किया, ना तो आज नहीं कल कर ही लेंगे ना? नहीं किया, ना करेंगे। ना करेंगे। और सुन लीजिए, तो स्वतंत्र हिंदुस्तान का नागरिक कोई भी किसी भी पार्टी में जा सकता है। अगर ये बीजेपी में चले जाते तो दूध के धुले थे। अगर इन्होंने कांग्रेस को समर्थन कर दिया तो ये हाफिज सईद हो गए। मेरा एक दूसरा सवाल और है, कांग्रेस के प्रवक्ता, एक मिनट मुकम्मल करने दीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता तो अभी कह रहे हैं कि हमें 115-120 सीट मिलेंगी 150 से, लेकिन कुछ टीवी एंकर नागपुर गए और झंडेवालान गए, वहां जाके वो सर्वे करके लाए 2 जगह से, जिसे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सारे टीवी चैनल, कुछ टीवी चैनल हमें 150 सीट दे रहे हैं। ठीक है, जिस चीज में आप इन्वॉल्व ही नहीं रहे उस पर सवाल कैसे उठाया जा सकता? खालिद अनवर साहब, मुझे ये बताइए, ये जो नरेंद्र पटेल का मामला है, इसकी अब तक जांच क्यों नहीं हो रही है? ये समझ पा रहे हैं आप? नरेंद्र पटेल आज खुद ही कोर्ट गए, वहां पर वो पिटीशन दायर करते हैं अदालत में जाकर कि भाई इस मामले की जांच होनी चाहिए। मतलब एक शख्स बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका खुलासा कर रहा है, 10 लाख की गड्डियां जो है वो हवा में लहरा रहा है, वो कह रहा है मुझे इतने पैसे दिए गए, 1 करोड़ का ऑफर था, लेकिन उसके बावजूद भी जांच तक नहीं हो रही है। क्यों भाई? देखिए, जिसके ऊपर, जिन लोगों के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, वो लोग क्या उसकी जांच करेंगे? कौन लोग हैं वो? उनकी पहचान पहले जरूरी है। ऐसे लोग हैं जो कानूनी इदारों का इस्तेमाल अपने इक़्तिदार के लिए करते रहे हैं और ये इल्ज़ाम लगता रहा है उनके ऊपर। आप उनसे ऐसी उम्मीद करें कि इलेक्शन के वक्त उनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगे और वो खुद आगे बढ़ करके उसकी इंक्वायरी कराएं, ये नामुमकिन है। और इलेक्शन की सियासत में ऐसा होता नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो सकता है कांग्रेस पार्टी होती। जनता को ये जानने का हक है ना कि वो 10 लाख रुपए किसने दिए, 1 करोड़ कौन देने वाला था, कौन बिकने वाला था, कौन खरीदा जा रहा था? गुजरात की जनता ये समझ रही है कि हमारे यहाँ इलेक्शन शुरू हो चुका है, इस तरह के इल्जामात लगेंगे, बीजेपी के ऊपर भी लगेंगे, कांग्रेस के ऊपर इल्जामात लगेंगे, और ये इलेक्शन की इल्जामात है। दर्ज हुआ है इसको नहीं, मामला दर्ज किया गया, लेकिन जो बात ये कही जा रही है कि आप जुडिशियल इंक्वायरी कराएं, और ये मुतालबा किया जा रहा था हुकूमत गुजरात से कि जुडिशियल इंक्वायरी हो, बिल्कुल ये नहीं कर सकते हो। वो बिल्कुल नहीं कर सकते, चूंकि वो जानते हैं, जज की निगरानी में जांच हो, चूंकि वो जानते हैं कि हो सकता है कि उनके कुछ नेताओं के दामन दागदार हों और वो फंस जाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे इलेक्शन के वक्त। और मेरे ख्याल से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह का कदम नहीं उठाती इलेक्शन के वक्त। इस पूरे मामले में क्या परसेप्शन की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी वो किसके हक में जाती हुई नजर आ रही है आप? देखिए, बिल्कुल ये बीजेपी के अगेंस्ट जा रहा है मामला सारा, चूंकि बीजेपी ने इस तरह की राजनीति पार्लियामेंट में की थी। आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में पैसे लहराए गए थे और बीजेपी की तरफ से लहराए गए थे, और उस वक्त बीजेपी ने पूरे मुल्क में एक मुद्दा बनाया था, समीर भाई। तो राज्यसभा इलेक्शन में भी आरोप लगे थे। इस पर जवाब लेंगे सुधांशु मित्तल साहब से। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है,
तो गुजरात का रण इस बार बड़ा भीषण होने जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, बहस जारी है, फौरन होते हैं हाजिर, बस थोड़ा सा इंतजार। तो बात हो रही है गुजरात के रण की, जो इस बार बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। खास तौर पर गुजरात के 3 लड़के जिस तरह से बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं, उसको लेकर सुधांशु मित्तल साहब हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की तरफ से। सुधांशु मित्तल साहब, ब्रेक से पहले जो सवाल उठे, अमीर हैदर जैदी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि भाई साम दाम दंड भेद सारे नुस्खे अपनाए जा रहे हैं। नरेंद्र पटेल ने जिस तरह से साफ तौर पर कहा कि भाई बीजेपी की तरफ से मुझे पैसों की पेशकश की गई, उसकी ठीक तरीके से जांच नहीं हो पा रही है ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो पाए। और दूसरी तरफ हार्दिक पटेल पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। अब नया ताजा गैर जमानती वारंट उनके खिलाफ इशू हो गया है। हालांकि इससे पहले हम देख रहे थे 3 महीने पहले हार्दिक पटेल के लिए सरकार का रुख कुछ और था। जो राष्ट्रीय झंडे वाला मामला था उसमें उन्हें बरी कर दिया गया था। पहली बात, आप मेरी आपत्ति दर्ज कर लीजिए, किसी भी डिबेट में 1:5 का कोई डिबेट नहीं होता है। ये इस तरह का बायस डिबेट आपको को शोभा नहीं देते हैं। आपने जब भाजपा के पक्ष से मुझे अकेले को बुलाया है, तो प्रतिपक्ष में आप 5-5 जने रखे, फिर पांचों को बोलेंगे। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, नहीं गलत बात है। 1:5 ऐसे हुआ, एक आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ, एक कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ, एक जैदी साहब बीजेपी के खिलाफ। सुन लीजिए मित्तल साहब, मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं सुधांशु मित्तल साहब, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो गया है, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि यहाँ पर डिबेट जो है वो बिल्कुल बैलेंस्ड है। इस तरह का डिबेट बीजेपी और कांग्रेस 2 सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। बीजेपी और कांग्रेस 2 सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, दोनों का रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। आम आदमी पार्टी 50 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वो यहां पर मौजूद है। आंदोलनों की बात हो रही है क्योंकि आंदोलनों से 3 लड़के निकले हुए हैं। अमीर हैदर जैदी साहब उन लड़कों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ इस पैनल में मौजूद है, खालिद अनवर साहब, जो कि बिल्कुल निष्पक्ष है। पाटीदार समाज को आप कहिए कि बाहर किया जा सकता है क्या इस डिबेट से? पाटीदार समाज कितनी इंपॉर्टेंट है, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए दिनेश जी। नहीं, आप किस तरह से ये कह सकते हैं कि ये बैलेंस पैनल नहीं है? सुनिए मेरी मुझे बात, बहुत ऑब्जेक्शन है, बात करें, सुन लीजिए ना, आप बहुत सीनियर लीडर हैं, लेकिन आप मेरे को ये बताइए, जैदी आपने मैं ये बता बात रहा हूं, कहकर सुनिए, आज बड़ा अजीब माहौल क्रिएट कर दिया। आपको अगर नहीं सुनना मेरी बात तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। आपको अगर आपको मेरी बात नहीं सुनी तो मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं है। मैं आपसे पूछो, जैदी साहब इन तीनों को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? क्या इनकी लोकल स्टैंड आई है? मुझे बताइए, जैदी साहब की क्या लोकल स्टैंड आई है? आंदोलन आपने किया था, किसान आंदोलन आप चाहते हैं कि आप ही रहे, फिर तो सारी डिबेट इसी पर हो जाएगी, सारा वक्त बर्बाद हो जाएगा। को हाफिज सईद बताने का सर्टिफिकेट आप बांटेंगे, आप बांटेंगे, उनका कोई पक्ष लेने वाला नहीं होगा। अरे आप कौन है भाई? जैदी साहब कौन है? इनके साथ आप सर्टिफिकेट बांटते चले जाएंगे कि फला देशद्रोही है, फला हाफिज सईद है। एक मिनट मित्तल साहब को अपनी बात करने दीजिए। आपने सुधांशु मित्तल जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। किसी का स्तर नहीं रहा। अच्छा, आप कम्युनिस्टों का नाम आते हैं तो सुधांशु मित्तल साहब, पसीने छूट जाते हैं। सुधांशु मित्तल साहब, आपने एक सवाल रखा मेरे सामने। एक मिनट जैदी साहब एक मिनट। सुधांशु मित्तल साहब, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने जो सवाल रखा, देखिए मैंने उसका जो जवाब था मैंने ईमानदारी से दे दिया। अब आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए सर। आपने जवाब मेरा सुनिए ना, आपने क्या ईमानदारी से सुना जी? आप मेरी बात, इसमें ईमानदारी क्या है? आप जो है हार्दिक पटेल के प्रतिनिधि को बुलाएंगे, जो फिर वरुण पटेल को क्यों नहीं बुलाएंगे, या उसका प्रतिनिधि क्यों नहीं बुलाएंगे? पाटीदार समाज से एक तरफ लेंगे। और जैदी साहब कौन है? जैदी साहब इन तीनों का कैसे प्रतिनिधि? पार्टी में गुजरात के वहां पे क्या है, वहां पे कहां से आ गई है? सुधांशु मित्तल साहब, आप कह रहे हैं बीजेपी की तरफ से 2 लोग बैठा हुए हैं यहाँ पर, गलत करेगा बस वही। मित्तल साहब कैसी बात कर रहे हैं आप आज सर? क्या हो गया, इतने नाराज क्यों हैं आप? एक मिनट मित्तल साहब, चलिए, ये तरीका गलत है आपका। सुधांशु मित्तल साहब, आपकी वरुण पटेल को वार के पार्टी में एक मिनट
सुधांशु मित्तल साहब, अरुण पटेल आपकी पार्टी में बीजेपी से दो तरीके भी किसी डिबेट में आपने देखे हैं क्या? केंद्र सरकार से आप बनवा के भेज दीजिए सारे मीडिया हाउसेस को। नो पार्टीदार सब कुछ चाहते हैं अपनी तरह से हो जाए। जब ये मुझे जैदी साहब का पहले बताइए भाई, जैदी साहब कौन है? ये कैसे इन तीनों का प्रतिनिधित्व करें? पहले जैदी साहब का बता दीजिए। बता रही है कि आप गुजरात चुनाव हार रहे हैं, आप तय करेंगे हिंदुस्तान के अंदर कौन बोलेगा। अच्छा चलिए, मेरी जो राजस्थान की कौन ये बताइए ना। महारानी जी लाइए ना अध्यादेश। के मुद्दों पर डिबेट, सबके बोलने पर प्रतिबंध है, आप लगाइए ना प्रतिबंध। हम बेकार के मुद्दों पर डिबेट कर रहे हैं, वक्त बर्बाद हो रहा है। गोलीगंज केस जैसे लोगों की आप हत्या करा देते हैं सिर्फ इसलिए कि जो आपके खिलाफ बोलेगा उससे आप घबराते हैं। आप सच का आईना जो दिखाता है ना, उससे आप घबराते हैं। नहीं ठीक, आपको जैदी से घबराहट नजर आती है। जैदी साहब उन्होंने अपनी बात करी, उनको जो लगा, दिल से लगा, उन्होंने कह दिया, ठीक है, आप उसका सम्मान कीजिए। मुत्तल साहब, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। चलिए अब तो दे दीजिए। जो आरोप लगाए गए कि भाई दबाव डाला जा रहा है हार्दिक पटेल पर, पुराने केसेस खोले जा रहे हैं, अब आप एक एक करके अब एक एक पे बात सुन लीजिए। आज आप ये कह रहे हैं कि न्यायालय जो है वो न्याय नहीं करके हमारे साथ राजनीति कर रहा है। बोलने से पहले कोई जना सोच ले कि बोल क्या रहा है। न्यायालय की अपमानना करना कितना संगीन जुर्म है, पहले उसके बारे में सोच लें। तो जहां तक हार्दिक पटेल के बारे में नैन गैर जमानती वारंट का सवाल है, वो एक कानूनी न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। और अगर न्याय में और कानून में आपका विश्वास नहीं है तो ये एनआरकी आपको मुबारक हो, ये मुझे तो मुबारक है नहीं। एक बात। दूसरी बात आपने कही कि इनके पटेल ने जो है इल्जाम लगाया। जिस पार्टी का चीफ मिनिस्टर वीडियो पे खरीद फरोख्त करते हुए पकड़ा गया, हरीश रावत, उस पार्टी के आरोप को आप कहते हैं मैं गंभीरता से ले लूं? आप कमाल के लोग हैं। आप चुनाव में इस तरह के इतिहास है, इस तरह का मैं अपनी बात रखूंगा नहीं रखूंगा, मेरे बात रखनी है नहीं रखनी है। ठीक है, एक मिनट, मुझे अपनी बात रखने का हक है नहीं है। सुलेमान पूरी बात कर लेना। मुझे अपनी बात रखने का हक है नहीं है। एक मिनट, भाजपा का भ्रष्टाचार का इतिहास। सुलेमान एक मिनट प्लीज, सुलेमान प्लीज बताइए। नेता कांग्रेस का जो एक मिनट, सुलेमान बात तो पूरी कर ले। वो रखने का हक है, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता और किसी को डर है अगर जिसको बात सुनने की हिम्मत नहीं है वो दूसरे के बीच में रह चुके ना आप। अगर आप लोगों में हिम्मत है तो मेरी बात सुनिए। गलत बात हो रही है सुलेमान, गलत बात है ये, प्लीज मैं आपसे बात गुजारिश कर रहा हूं, ना करें ऐसा। दम नहीं है। एक मिनट, ऐसे तो फिर फिजूल की बातों पर ही बहस होगी। अगर एक कोई बोलेगा और बीच बीच में आप बोलेंगे तो चाहते ही यही है। एक मिनट, मित्तल साहब कंप्लीट करें जल्दी से। तो जिस तरह का संगठन है और जिसके लोग कैमरे पे पकड़े गए हों, वो आज हम पे इस तरह का इल्जाम लगाए और आप ये गंभीरता से नहीं, तो बड़ी हास्यास्पद बात है। और इन्होंने न्यायालय का दरवाजा, मुझे मेरे बात कहने का हक है। आप में हिम्मत है सुनने की, आप में हिम्मत है सुनने की, आप में डर, आप डरपोक क्यों है भाई? आप इतना क्यों डरते हैं? आप में अगर दम है तो मेरी बात सुनिए, हिम्मत है सुनने की बात, सत्य सुनने की बात है। देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ आपकी पार्टी को वो आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है। सिंपल बात ये है, इसलिए आप उनको बोलने नहीं दे रहे। हिम्मत नहीं है। कहना चाह रहा हूँ एक बात, अगर कोई भ्रष्टाचारी है उसे आप जेल भेजिए। जो भी भ्रष्टाचारी है, मुझे मेरी बात कहने का हक है नहीं है। और इनको डर क्यों लग रहा है मेरी बात सुनने का? अमित शाह के बेटे को, शहजादे को आप बचा रहे हैं भ्रष्टाचार में। 50,000 से 80 करोड़ का फॉर्मूले का क्या हुआ? और समीर भाई, इनसे सवाल ये पूछने का है, सवाल ना बताइए मुझे ये बताइए आपकी पार्टी क्या कर रही है? नरेंद्र पटेल ने ये आरोप लगाया बीजेपी के ऊपर, आपकी पार्टी की तरफ से कुछ डिमांड हुई, कोशिश की गई कि उसकी निष्पक्ष जांच हो? अरे भाई, आप, बड़ी अजीब बात है, इतना संगीन आरोप है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। हाँ। सरकार को खुद उस पर इनिशिएट करना चाहिए। 22 साल से इनकी सरकार है गुजरात में और 10 साल उसमें केंद्र में भी इनकी सरकार रही है। 98 से 2004 तक और 3.5 साल ये, 10 साल से केंद्र में, 22 साल से गुजरात में। गुजरात बद से बदतर है। हर बच्चा जो गुजरात में पैदा हो रहा है
उसके ऊपर 40,000 रुपए का कर्जा है, हर तीसरा बच्चा माल न्यूट्रिशन से अफेक्टेड है, 10,000 तो फिर आपको 3 सहारों की जरूरत क्यों पड़ी? कर दिया आपने, आपको 3 सहारों की जरूरत क्यों पड़ी? समीर भाई, मैं आपको इसका जवाब दे देता हूं। एक मिनट सवाल सुनिए पहले सवाल सुनिए। ये बताइए कि आज कांग्रेस पार्टी के जो नेता गुजरात में काम कर रहे थे उनका जिक्र क्यों नहीं हो रहा? भरत सिंह सोलंकी का जिक्र क्यों नहीं होता? शक्ति सिंह गोहिल का जिक्र क्यों नहीं होता? बार बार जिक्र इस बात का हो रहा है कि जिग्नेश मेवानी जो है उनका बड़ा वोट बैंक है। बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि हार्दिक पटेल जो है वो पाटीदार समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी आज आपकी पार्टी के नेता तो है नहीं ना? क्यों नहीं है भाई? हाँ समीर भाई, आज ही मैंने कहीं पर किसी अखबार में आर्टिकल पढ़ा है, उसमें आया है कि शक्ति सिंह गोहिल को 22 या 23% लोग एज चीफ मिनिस्टर चाहते हैं, 14 या 15% भरत सिंह सोलंकी को चाहते हैं। थोड़ा किसी जगह मैंने पढ़ा है, हो सकता है कम हो फिगर, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे शक्ति सिंह गोहिल, भरत सिंह सोलंकी और तमाम नेता तो फिलहाल ऐसा लग रहा है जैसे अगर आप चुनाव जीत भी जाते हैं तो अल्पेश ठाकुर जो है वो आपके सीएम के कैंडिडेट होंगे। मैं आपको इसका जवाब यूं दे देता हूं, अल्पेश ठाकुर आपके सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं या नहीं हो सकते? मैं आपको जवाब दे देता हूं इस बात का। ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा। ये तीनों लोग जो है, अल्पेश ठाकुर ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, हार्दिक पटेल या जिग्नेश मेवानी अगर हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमें लग रहा है करेंगे, वो बीजेपी के अगेंस्ट है। तो चुनाव में आदमी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े। हम भाजपा की तरह नहीं है कि जिन्हें कल करप्ट कहते थे उनको भाजपा ज्वाइन करा के वो गंगा नहा लेते हैं। हम भाजपा की तरह नहीं है, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना चाहते हैं। दिनेश बाबरिया कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? दिनेश साहब, दिनेश देखिए, मैं कांग्रेस से भी ये प्रश्न करना चाहता हूं कि आप बोल रहे हैं कि हमारे शक्ति सिंह गोहिल ने उस भरत सिंह जी का ये चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं, तो इसमें पाटीदार जो आरक्षण का जो आंदोलन हुआ है, जो अल्पेश ठाकुर का आंदोलन हुआ है, जो दलित जिग्नेश मेवानी का आंदोलन हुआ है, पिछले डिस्ट्रिक्ट पंचायत के जो चुनाव हुए हैं, उसमें जो कांग्रेस गवर्नमेंट कांग्रेस की जो सत्ता पर आई है, उसमें इन लोगों का हाथ है कि नहीं, इनका समर्थन है कि नहीं, पहले ये बात को भी तय कर ले। आप ऐसा मत बताइए कि कांग्रेस के हिसाब से आए हैं, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर। देखिए शक्ति सिंह गोहिल जो आज जहां से एमएलए है वहां पे सीट लड़के दिखाए, आज क्यों वो पाटीदार सीट पे जा रहे हैं? ये बात भी कांग्रेस को स्पष्ट करना। दूसरी बात, पाटीदार कम्युनिटी को बीजेपी ने अरे दिनेश मुझे सीधे सवाल का जवाब चाहिए। आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी के खिलाफ आप ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यानी आप बीजेपी के खिलाफ जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनकी आप मदद करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ जो चुनाव लड़ रही है, क्या आपको यह लगता है कि वो आरक्षण की, रिजर्वेशन की जो आपकी डिमांड थी वो कांग्रेस पार्टी ने मान लिया है? कोई बात हुई है जिसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि आप लोग कांग्रेस पार्टी के खेमे में जा रहे हैं? देखिए, हम कांग्रेस पार्टी के पास जा भी नहीं रहे, कांग्रेस पार्टी के पास गए भी नहीं है। हमने हमारी मांगे सभी नहीं जा रहे पास रखी है, हमने एनसीपी के पास भी रखी हुई है। नहीं, हमने एनसीपी नहीं जा रहे, बिल्कुल नहीं जा रहे। हम एनसीपी के पास भी रखी है, कांग्रेस के पास भी रखी है, आज तक बीजेपी के पास भी रखी थी, और आज भी एज ऑन डेट हमारी बीजेपी के पास हमारी मांगे अत्यावत है। लेकिन अगर कांग्रेस भी हमारी बात को, आरक्षण देने की बात में अगर हमारी बात को वो फाइनल नहीं करती है, हमें कौन सी वे में वो आरक्षण देना चाहती है, 20% आरक्षण की जो बात कांग्रेस कर रही है वो तो संविधान में है ही नहीं। अगर संविधान की जो दौर पे देना चाहती है तो कैसे आरक्षण देगी, उसकी बात उसको इलेक्शन के पहले डिफाइन करनी पड़ेगी, या तो हमें दिखाओ। देखो, पहले बात ये भी फाइनल है कि हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे। सुधांशु मित्तल जी, एक मिनट, सुधांशु मित्तल जी, दिनेश जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी ने भी अभी तक मांगे जो है वो मानी नहीं है, फिर वरुण पटेल किस आधार पर दावा कर रहे हैं कि बीजेपी जो है वो सारी बातें मान चुकी है? क्या आप लोग रिजर्वेशन दिलवा देंगे? आज ये भरोसा दे सकते हैं क्या पटेल समाज को? किसी से भी बिना मैं ये पूछना चाहता हूं, का दिलासा लेके हम उसके साथ में जी की मीटिंग के बाद, मैं पहले अपनी बात रख लूं। अब मुझे मेरी बात रखने का हक है। अशोक गहलोत जी से मीटिंग के बाद ये कहा गया कि सारी बातें हो गई हैं, सारी बातें मानी गई हैं, और इसकी घोषणा जो है वो हमारे घोषणा पत्र में हो जाएगी। कल टीवी के डिबेट में कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता ने यह कहा कि हमने मांगे मान ली हैं। मैंने उस समय भी प्रश्न पूछा था कि क्या कांग्रेस ने ये माना है कि वो पाटीदार समाज को आरक्षण देगा? आपने बात और मानी आरक्षण है कि देगा हम तो कैसे देगा? आरक्षण देंगे, कैसे देगा? उन्होंने कहा, लेकिन हाँ, वो कैसे देगा, कौन देगा? अगर जब संविधान में नहीं, उसके ऊपर सुन लिया आपकी बात। अगर ये दिनेश, आपने अपना पॉइंट उठा लिया, उसी का जवाब दे रहे हैं मित्तल साहब, सुन तो लीजिए ना।
जी। जिस प्रावधान का आप हमें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं, वही प्रावधान के बारे में कांग्रेस को भी खड़ा होगा, क्योंकि वो तो आप उनका समर्थन करें और आरक्षण के विषय में चुप रहे, ये तो हो ही नहीं सकता। आपका समाज ही आपके खिलाफ है। अगर आरक्षण के मुद्दे पे बिना स्पष्टता से आपने जवाब लिए बिना किसी का समर्थन करना, आपके खिलाफ है। अब आप लोग तो आपने कल से देख रहे हैं कि नहीं पाटीदार समाज कांग्रेस का समर्थन कर रहा है। कांग्रेस का कैसे समर्थन कर रहा है भाई, मुझे ये तो बता दीजिए। कांग्रेस ने कहा है क्या कि आपको वो 50% के ऊपर जाके आरक्षण देगा? कांग्रेस ने कहा है क्या कि वो ओबीसी का आरक्षण काट के आपको आरक्षण देगा? कांग्रेस ने कहा है क्या कि वो एससी एसटी का आरक्षण काट के देगा? नहीं कहा। लेकिन आप लोग जो है समाज के विषय को आरक्षण पे तो लेके गए, अब जो है अब राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं। हार्दिक पटेल चुपचाप मिले, मुझे कोई लेना नहीं है, चुपचाप मिले कैसे करे, दम होना चाहिए। राजनीति में शौर्य और पराक्रम होता है। शौर्य और पराक्रम कहता है कि अगर आप मिल रहे तो सामने खड़े होकर कहिए हम मिल रहे हैं और हम इनका समर्थन करेंगे। आप चुपचाप जो है ये गोल मटलोल बिना स्पष्टीकरण करे हुए भ्रमता से। ठीक है, कुल मिलाकर जो बड़ा पॉइंट उठा रहे हैं सुधांशु मित्तल जी, सुलेमान, इसका आपको जवाब देना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि दरअसल पाटीदार समाज जो है उसको मोहरा बना लिया गया है। आपकी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, लॉलीपॉप थमाने की कोशिश कर रही है, सब्ज बाग दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे साथ आ जाओ पहले, फिर हमारी सरकार आएगी तो फिर देख लेंगे कैसे कैसे क्या होता है। कुल मिलाकर ये है ना। फिर तो तकरीबन 1990 से पाटीदार समाज पूरा भाजपा का बहुत ही स्ट्रांग सपोर्टर रहा है शुरू से। सवाल पहला ये उठता है सुधांशु भाई कि पाटीदार समाज जो आपका करीबन 27 साल से हार्डकोर सपोर्टर है और वन साइडेड वोट करता है, वो इतना बड़ा एजिटेशन उन्होंने आपकी सरकार के खिलाफ कर दिया रिजर्वेशन का। ऐसा क्या हाल किया आपने पाटीदारों का गुजरात के कि वो आज रिजर्वेशन मांग रहे हैं? और कांग्रेस पार्टी रिजर्वेशन की मांग को मान गई या नहीं मान गई, इसका जवाब तो बाद में दूंगा। पहले आप ये बताइए, सवाल है ना, यही तो असल सवाल ये है कि उसका जवाब ना आप देने के लिए तैयार है ना सुधांशु जी देने के लिए तैयार है। मेरी पोजीशन बहुत अच्छी है आज। मेरी पोजीशन इनसे बहुत अच्छी है। इसलिए बहुत अच्छी है कि सन 96 से सत्ता में है गुजरात में भाजपा 22 साल से, और पट्टीदारों को जो एक बहुत एफिलिएंट कम्युनिटी थी उसको इन्होंने जमीन पे उखाड़ के फेंक दिया। और 10 साल इनकी केंद्र में सरकार रही है इन 22 सालों में। तो कौन जिम्मेदार है पट्टीदारों को जीरो करने का, जमीन में घुसेड़ने का? जिम्मेदार है भाजपा, और इन्हें जवाब देना है रिजर्वेशन का। अगर आज भाजपा कहती है हम पट्टीदारों को रिजर्वेशन देंगे तो ये सत्ता की लालच है और उन्हें ठगना है। कांग्रेस पार्टी तो सत्ता में थी नहीं, तो इसका जवाब सबसे पहले ये देंगे। ठीक है, खालिद अनवर साहब मुझे ये बताइए कि जीएसटी कितना बड़ा इश्यू बनने जा रहा है? क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो जीएसटी लागू होने के बाद गुजरात का ये जो चुनाव है ये बहुत बड़ा चुनाव है। क्या इसे रेफरेंडम के तौर पर देखा जाएगा? और गुजरात खासतौर पर ट्रेडर्स स्टेट माना जाता है। ये बातें लगातार सामने आई रही कि भाई ट्रेडर्स बड़े परेशान रहे जीएसटी को लेकर, तो क्या इसका कुछ इफेक्ट नजर आएगा इस बार? देखिए, जीएसटी का इफेक्ट तो नजर आएगा और हर हाल में नजर आएगा, लेकिन उससे पहले समीर भाई मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपने जो एक सवाल किया था कि पटेल समाज के ऊपर या ठाकुर साहब के बारे में कि कांग्रेस पार्टी इन लोगों पे ज्यादा क्यों भरोसा कर रही है, अल्पेश ठाकुर के बारे में मैं आपको बताता हूं कि 2012 का इलेक्शन आपको याद होगा। कांग्रेस की एक आदत यह है कि वो दूसरे के कंधों पे सवार होती है। उस वक्त भी वो केशु भाई पटेल के कंधे पे सवार थी, आपको याद होगा। ये इनकी साइकी फंसी हुई है कि पटेल को हम किसी तरह अपनी तरफ कर लें या पटेल के वोट को बीजेपी से अलग कर दें, हम जीत जाएंगे। मुझे ये लग रहा है कि इस जो अभी मीडिया का और जो हंगामा हो रहा है पटीदार समाज को लेकर के या अल्पेश ठाकुर को लेकर के, ऐसा ना हो कि ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाए बाद में चल करके। जिस तरह एनालिसिस हुआ था 2012 इलेक्शन के बाद कि केशु भाई पटेल अगर इलेक्शन नहीं लड़ते तो कांग्रेस को ज्यादा सीटें आती, जबकि कांग्रेस इलेक्शन से पहले पूरी ये तैयारी करा रही थी कि केशु भाई पटेल लड़ें और बीजेपी का वोट काटें और हम सरकार बना लें। तो ये इस पे कांग्रेस पार्टी को भी नजर रखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपने ट्रैप में लेती जा रही है। इस पे कांग्रेस को, अगर डेमोक्रेसी में सब पार्टियों को हक है। आपने एक बात कही जीएसटी की, देखिए आज गुजरात में जो नाराजगी है 2 वजह से है, एक नोटबंदी और दूसरा जीएसटी। पटीदार इनके साथ आते हैं नहीं आते हैं ये नहीं पता, और लेकिन एक बिल्कुल सही बात यह है कि गुजरात का जो ट्रेडर्स तबका है, जो ताजिर तबका पूरी तरह बीजेपी से नाराज है। आपको हैरत होगी कि एक एक इलाके में 90% तक
जो छोटी इंडस्ट्रीज की बंद पड़ी हैं, वो बहुत सख्त नाराज है। और जीएसटी और नोटबंदी बीजेपी के लिए मुसीबत बनती जा रही है। जैदी साहब, ये जो बात हो रही है, जो डिमांड हुई रिजर्वेशन की, जिसके बूते इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और 3 बड़े नेता, 3 लड़के जो हैं वो 3 बड़े नेता बन गए, क्या आपको लगता है कि जिस भी पार्टी के पाले में ये लोग जाएंगे उसकी अगर सरकार बनती है तो आने वाले वक्त में एक बड़ी मुसीबत भी है? रिजर्वेशन देंगे कैसे? सबकी मांगे माने कैसे जाएंगी? नहीं समीर भाई, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि बीजेपी, क्योंकि अभी तो बिना सोचे समझे वादे किए जा रहे हैं ना। जन आंदोलन हमेशा होता है सामाजिक परिवर्तन के लिए, और अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो पार्लियामेंट बेलगाम हो जाएगी। पार्लियामेंट को कंट्रोल में करने के लिए जन आंदोलन जरूरी है। दूसरी एक चीज ये, बीजेपी चाहती नहीं है विपक्षी एकता हो। बीजेपी हर हालत में चाहती है कि विपक्ष का बिखराव हो, और कांग्रेस भी विपक्ष की एकता की तरफ बढ़ नहीं रही है। मैं एक चीज और कहूंगा कांग्रेस के लिए भी, अगर गुजरात के अंदर बीजेपी चुनाव जीतती है, हिमाचल में जीतती है, तो ये बीजेपी की जीत नहीं होगी, ये विपक्ष के बिखराव की जीत होगी। और इस हार का सेहरा कांग्रेस को अपने सर बांधना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस भी विपक्षी एकता नहीं कर रही है। और सुधांशु जी ये चाह रहे हैं हर हालत में विपक्ष का बिखराव। किसी को हाफिज सईद बता देते हैं, किसी को कुछ और बता देते हैं। और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कब नहीं हुआ? जिनके ऊपर 5 किलो RDX एक ईमानदार अधिकारी पकड़ता है, उसे जांच एजेंसियां बरी कर देती हैं। तो ये तो इतिहास रहा है आपका, ठीक है, बीजेपी वालों का। विवेक यादव साहब का लाइव सिग्नल चला गया मुझे लगता है। सुधांशु मित्तल आपका जवाब देना चाह रहे हैं। एक छोटा सा कमेंट, बीजेपी कम्युनिस्टों से इतना घबराती क्यों है? बार बार कहते हैं कम्युनिस्ट कमजोर है, और उसके बाद कम्युनिस्टों का नाम आते ही ये घबरा इतना जाते हैं कि अब तो कहना चाहिए हमारा मामला खराब होने वाला है। हाँ। सुधांशु जी, कंस का वध भी एक कमजोर नहीं किया था। पैदा होने से पहले कंस डरता था, फिरौन भी एक बच्चे से डरता था पैदा होने से पहले। सुधांशु जी, हम कमजोर नहीं है, लेकिन हम विचारधारा से इतना मजबूत है कि हर सुधांशु जी हम ही करते हैं। सुधांशु जी, आप सवाल उठा रहे थे ना कि जैदी साहब क्यों है? जैदी साहब कह रहे हैं ये सारे आंदोलन जो है इसके पीछे CPI और CPM के ही लोग तो थे जो वहां पर आंदोलन हो रहा था, और इनको कम करके मत आंकिए। तो ये झूठ क्यों बोलते हैं? अन्ना साहब का जो आंदोलन था उसके पीछे भी कौन थे? CPI की तरफ से आए हूं, ये क्यों कह रहे हैं तीनों की तरफ से आए? ये कौन है भाई? अच्छा, मैं अपनी बात कर लूं, मैं अपनी बात रख लूं। जैदी साहब के बारे में तो ये कहूंगा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ना 3 में ना 13 में, लेकिन जो है ये राष्ट्र का बोझ जो है अपने कंधे पे लेके चल रहे हैं, और इनकी हैसियत क्या है सबको पता है। प्रश्न क्या आ रहा है? प्रश्न ये आ रहा है कि साहब भाजपा जो है ये है वो है। अभी सुलेमान भाई कह रहे, तर्क दे रहे थे पिछले 25 साल से 10 साल ये थे। अरे सुलेमान भाई, 10 साल से सरकार आपकी थी, हम तो 3 साल से केंद्र सरकार में आए। 22 साल से आप गुजरात से बाहर क्यों? ये तो खुद सोचिए कि क्या ऐसा आपने करा हुआ है कि लोगों को आप पे विश्वास रत्ती भरनी और हम पे पूर्ण विश्वास है? ये तो आपको सोचना है ना। जहां तक पाटीदार समाज का सवाल है, 2-3 चीज आपको बतला देता हूं। आज तक इस समाज को जितना सम्मान भाजपा ने दिया है उतना किसी और संगठन ने नहीं दिया, चाहे केशुभाई पटेल हो, चाहे अभी नितिन पटेल हो, चाहे आनंदी बहन हो। यहाँ पे पाटीदार समाज। फिर इतनी नाराजगी क्यों हुई मित्तल साहब? फिर नौजवान सड़कों पर क्यों उतर आए? हमारा समर्थन इनको साथ है। मैं सुनिए एक सेकेंड ना, सुनिए। देखिए, भाजपा ने सभी पटेल सीएम को एक भावनात्मक विषय को नहीं दिया है। देखिए, फिर वही बात हो गई ना, फिर वह बात है आपके आप में दम क्यों नहीं है भाई सुनने के बाद? आप में दम क्यों नहीं है मेरी बात सुनने का? अब देखिए क्या हुआ, एक भावनात्मक विषय को लेके, क्योंकि आरक्षण की नीति की त्रुटियां को देखते हुए एक समाज आक्रोशित हुआ, और उस समाज को लेके, उसके आरक्षण की मांग को लेके ये आंदोलन खड़ा हुआ। ये आंदोलन कोई भाजपा के खिलाफ नहीं है। आज की मौजूदा व्यवस्था में इनको जो था अपने समाज के लिए आरक्षण चाहिए था, क्योंकि इनका मानना था कि या तो आप जाति बेस्ड, या तो आप जात के आधार पे जो आरक्षण चल रहा है उसको खत्म करिए, नहीं तो हमें भी आरक्षण दीजिए। इनके 2 मांगे थी, इनकी ये नहीं थी कि हमें दीजिए। इन्होंने कहा जात के आधार पर जो आरक्षण हो रहा है या तो उसको खत्म करिए। नहीं, विवेक यादव जी से बात नहीं हो पाई। 1 मिनट रुक जाइए। विवेक यादव जी का सिग्नल चला गया था। विवेक यादव जी नहीं किया है। अब ये बताइए कि विवेक यादव जी, आपकी पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी होगी? कांग्रेस के मुद्दे क्लियर हैं, बीजेपी के मुद्दे क्लियर हैं, पाटीदार समाज की अपनी मांगे हैं। आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? आप किस बेसिस पर चुनाव लड़ रहे हैं?
क्या मुद्दे हैं? सड़कों पे आए तो आए क्यों, और उसके पीछे की सियासत क्या हो रही है? इनको जातियों में बांट दीजिए, इनको धर्मों में बांट दीजिए, इनको आपस में लड़ा दीजिए। इनकी सबसे बड़ी मांग ये है कि रोजगार नहीं है इस देश के अंदर, नौजवान बेरोजगार हो रहा है, भूख से मर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। बुनियादी सवालों से दूर कर दिया जाए लोगों को और जाति और धर्म के मुद्दों को उठा दिया जाए। यही दोनों पार्टियों की सियासत इस देश में बहुत दिनों से चलती रही है, लेकिन हम लोग अब बुनियादी सवालों पर लाकर के राजनीति को खड़ा करना चाहते हैं, तभी इनको दिक्कत होती। कभी कोई बताता है, कभी कोई किसी की चीज बताता है। ये पूरी दोनों पार्टियां जिनको दिल्ली के अंदर हम लोगों ने साफ कर दिया था, पूरे देश में मुद्दों पे आधारित राजनीति हो, ये हम लोगों की पहली प्राथमिकता है। नौजवानों को रोजगार मिले, चौपट हो रहा है सारा व्यापार। आप देखिए गुजरात के व्यापारी परेशान है, उनका व्यापार बंद हो गया, ठप हो गया, लेकिन दोनों ले जा कहा रहे हैं, पाटीदार के ऊपर ले जा रहे हैं, बैकवर्ड के ऊपर ले जा रहे हैं। उन नौजवानों को रोजगार दे दीजिए साहब, आप उनको रोजगार की व्यवस्था करा दीजिए, तो सारे आंदोलन खत्म हो जाएंगे। आंदोलन होता कब जवाब जो सबसे बड़ा मुद्दा है जी। सुधांशु भाई की बात का शॉर्ट में जवाब देना चाहता हूँ। ठीक है, सुधांशु ठीक है विवेक जी। उसका एजेंडा है, इन चीजों से बाहर आना पड़ेगा। देश के राजनीति का इसको बदलने वाला है और बहुत से वक्त नहीं है। इसी के हम लोग पहल कर रहे हैं, इसी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कि लोगों के बुनियादी मुद्दों की राजनीति को। ठीक है, ठीक है। मैं सुधांशु भाई शॉर्ट में जल्दी आपसे से, जवाब देना जल्दी चाहूंगा। मेरा आपसे ये कहने का सवाल यह है कि 22 साल आप लगातार गुजरात में सत्ता में रहे, बहुत बड़ा टाइम होता है, स्टेट को चमका देते। आज क्यों नहीं गुजरात मॉडल की बात करते हैं आप? 10 साल आप केंद्र में भी रहे उसी दौरान, और नरेंद्र मोदी जी पिछले 1 साल में 10 बार गुजरात जा चुके हैं और पिछले 1 महीने में 5 बार गुजरात जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने डेट जब डिक्लेयर करी, जब हजारों करोड़ के डिक्लेरेशन आपने कर दिए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के, क्योंकि आपको दिख रहा है कि आप चुनाव हार रहे हैं और ये आपकी बौखलाहट है कि वजीर आजम ठीक है 1 महीने में 5-5 बार गुजरात जा रहे हैं और खालिद अनवर साहब करके आ रहे हैं। खालिद अनवर साहब, कुल मिलाकर इतना आसान तो नहीं होने जा रहा है किसी भी पार्टी के लिए, ये बात तो समझ में आती है, ना कांग्रेस के लिए ना बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए भी वो पहली वाली बात नहीं है। बीजेपी के लिए पहले वाले हालात नहीं, लेकिन कांग्रेस जो इतना आसान समझ रही है गुजरात को, हाँ, गुजरात इतना आसान है नहीं है। हमने 2012 और 2007 को बहुत करीब से देखा है। हाँ, इतना आसान नहीं कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को अपने लीडरों के ऊपर, शक्ति सिंह गोयल हो, चाहे भरत सिंह सोलंकी हो, चाहे अर्जुन भाई हो, इन लीडरों पे ज्यादा से ज्यादा और अपने वर्कर्स पे ज्यादा से ज्यादा आज के दिन भी भरोसा करना पड़ेगा। आप इंपोर्ट किए हुए लीडरों को अगर बहुत ज्यादा उनके लिए हाइप क्रिएट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकता है कि बन जाए। और कांग्रेस के लिए गुजरात इतना आसान नहीं। मैंने बताया 2012 और 2007 को बहुत करीब से देखा। हाँ। तो ऐसा लगता है इलेक्शन से पहले इस तरह के हालात होते हैं, लेकिन जिन वोटरों के ऊपर कांग्रेस ट्रस्ट करके मैदान में उतरती, पता चलता है कि वोटर सारे बीजेपी की तरफ जा चुके होते हैं इलेक्शन के दौरान। जी दिनेश बावनिया, एक छोटा सा सवाल, हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा। क्या ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि अगर सरकार और बीजेपी सारी मांगे मानने के लिए तैयार हो जाए हार्दिक पटेल की, तो वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का साथ आ जाए? मुमकिन है क्या ये, या इसको बिल्कुल खारिज कर दिया जाए? रवैया साफ नहीं करेगी और हमारी मांगे बीजेपी एक्सेप्ट करती है तो हम बिल्कुल करेंगे, उसको बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए कोई ईगो महत्व का नहीं रखता। हमारे लिए हमारे समाज की डिमांड महत्व रखती है। हम आरक्षण मांग रहे, अगर बीजेपी आज भी कमिटमेंट करती है, बीजेपी आज भी सही तरीके से कमिटमेंट करती है कि हम आरक्षण दे रहे पटेलों को, इस तरीके से दे रहे हैं। आप तो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हार्दिक पटेल कह रहे हैं कि वो बीजेपी के खिलाफ ही हैं, खिलाफ ही रहेंगे, ये वो साफ कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु मित्तल साहब, सुलेमान, विवेक यादव, अमीर हैदर जैदी साहब, खालिद अनवर साहब, दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ईटीवी उर्दू।